व्हाट इज़ फाइनेंस? फाइनेंस क्या है और क्या बोलते हैं? फाइनेंस इज़ नॉट अ मनी, मोर मनी। फाइनेंस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ वेल्थ, कि वेल्थ कितनी देर तक बनी रहे, ये फाइनेंस कहलाता है। फाइनेंस ऑलवेज प्रेजेंट में वर्क करता है, जो कि आपकी नीड को फुलफिल करता है। तो हाँ, जो फाइनेंस है वो नीड को फुलफिल करता है और यही स्टेबिलिटी कहलाती है। अब एक चीज़ समझो, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में अंतर क्या है? कहने को तो फाइनेंस ही इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब मनी की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस मतलब मैनेजमेंट ऑफ मनी। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, फाइनेंस दो तरह के कहलाते हैं। एक फाइनेंस कहलाता है ग्रोथफुल फाइनेंस, जिसमें मनी की इन्वेस्ट हो रही हो। एक फाइनेंस कहलाता है क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइनेंस, जिस वो स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, जो कि मैनेजमेंट ऑफ मनी हो। कुछ समझ में आ रहा है? एक होता है ग्रोथफुल फाइनेंस, जिसमें होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। एक होता है मैनेजमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, जिसमें होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी। दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति लाखों रुपये कमा रहा है, खर्चे भी उसके लाखों के हैं। एक व्यक्ति 1000 रुपये कमा रहा है पर खर्चे उसके बहुत न्यूनतम है, वो अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर रहा है। दोनों ही स्टेबलाइज है। स्टेबिलिटी ऑफ मनी जो कि स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो कि मैनेजमेंट ऑफ मनी कहलाता है। ग्रोथफुल फाइनेंस मतलब कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। तो मेजरली आपको ये अंडरस्टैंड करना है। पूरे ओवरऑल सर्कमस्टेंस में मैं बात करूँ, मैनेजमेंट ऑफ मनी नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। आप मनी को इन्वेस्ट करो ये मैटर नहीं करता, अगर आप मनी को मैनेज कर पा रहे हो तो मैटर करता है। सपोज़ करो आपने कहा मुझे पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, सब कुछ चाहिए, ये आप इन्वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं लगाओगे, किसी न किसी प्लेटफॉर्म में वर्क करोगे और ये अर्जित करोगे। पर आप ये चिंतन नहीं करते कि जब वो मेरे पास आएगी क्या मैं उसको व्यवस्थित कर पाऊँगा? क्या आज जो मैं बिन पैसे के सुख की ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मैं उस समय सुख की ज़िंदगी जी पाऊँगा? नहीं, एब्सोल्युटली सी बात है। तनाव होगा, चिंतन होगा। क्या मैं उसको संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ? क्या मैं उस जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बेटर हूँ? यदि या तो या आप मैनेजमेंट ऑफ मनी कहलाती है, ये स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस कहलाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मतलब कि ग्रोथफुल ऑफ फाइनेंस। ग्रोथफुल फाइनेंस हर कोई इच्छा रखता है, इसलिए सामान्य व्यक्ति कहलाता है, ह्यूमन। मैंने इंजीनियरिंग क्या आती है, देखो मैंने कहा इंजीनियरिंग की दो मीनिंग है। इंजीनियरिंग की दो मीनिंग है। एक इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग है जो सेल्फ से आती है, खुद से आती है, जिसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बेसिक्स जानना होता है। एक इंजीनियरिंग होती है स्किलफुल इंजीनियरिंग, जिसमें दूसरों द्वारा स्किल्स सीखी जाती है, दूसरों से चीज़ें सीखा जाता है। हाईली टेंस अपने आप को बनाना पड़ता है। अब मैं एब्सोल्युटली से बात करूँ, अधिकतर व्यक्ति साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, इन्हीं तीन फील्ड के हो गए। कॉमर्स में बिजनेस रिलेटेड, मनी रिलेटेड हो गए, साइंस में विज्ञान रिलेटेड, साइंटिफिकली हो गए, और आर्ट्स में सोशल साइंस या कला वगैरह। तीनों के तीनों एक इंजीनियर और एक पॉलीमैथ में अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ। एक प्रैक्टिकल मैथमेटिशियन और एक थ्योरेटिकल मैथमेटिशियन में अंतर क्या होता है मैं थोड़ा बताता हूँ। एक थ्योरमिस्ट, एक थ्योरम मेकर में, और एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल में फ़र्क क्या होता है। और एक इन्वेंटर कहलाता कौन है, वो हु इज इन्वेंटर। तो एक्सपेरिमेंटल वो हो गया जो कि चीज़ें सीख रहा है, आप सिस्टम के अनुसार सीख रहे हो, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। पर जो सिस्टम बना है वो क्रिएटर कहलाता है। क्रिएटर और ऑपरेटर में अंतर क्या है? यही अंतर है कि ऑपरेटर अपने आप को सोचता है मैं ही सब कुछ करता हूँ, क्योंकि वो इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, पर ये भूल जाता है क्रिएटर ने सिस्टम रचा है, आप उसी सिस्टम में वर्क कर रहे हो। मतलब उसी सिस्टम द्वारा, यूँ मान के चलो जो क्रिएटर है ना, क्रिएटर पहले एक सिस्टम ऑपरेट करता है, मतलब सिस्टम बनाता है, मेक करता है। जब सिस्टम क्रिएट हो जाता है तो वही क्रिएटर यूँ समझ लो, चार अवस्थाएं समझो। पहले है वॉचर मतलब कि ऐसी अवस्था जो चीज़ों से परे है, विधाता। अब विधाता ने कल्पना करी, इमेजिनेशन करी, थ्योरी बनाई दिमाग में कि मुझे कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कोई सिस्टम तो बनाऊँ, अकेला रह के कब तक बोर रहूँगा। तो कल्पना करी, कल्पनाओं में कई सारी चीज़ें इमेजिन करी। अब जैसे जैसे इमेजिनेशन करी तो अब जो वर्क प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी आई वो आई क्रिएटर की। क्रिएट करना, तो चीज़ें क्रिएट करी। मुझे धरती चाहिए, धरती क्रिएट करी। मुझे इंसान चाहिए, अन्य इंसान क्रिएट करी। सब पैटर्न मुझे से बनेगा,
मैं जो थिंकिंग करूँगा, मेरे जो परसेप्शन होंगे, पर्टिकुलर ह्यूमन अपनी तरफ से समझे से, एवरी ह्यूमन मेरे को मैं देख, अपने आप को देखे, ठीक है, मैंने ये क्रिएट करा, मैंने वो क्रिएट करा, ठीक, अब मेरा क्रिएटर का रोल हो गया ख़त्म। अब जब मैं उसी सिस्टम के अंदर खुद गया, मैंने चीज़ें क्रिएट करी, कहने को मैं कल्पना के अंदर हूँ, एक विधाता की कल्पना के अंदर हूँ, सृष्टि के अंदर हूँ, ब्रह्मांड के अंदर हूँ, ब्रह्मांड के अंदर मैंने सृष्टि बनाई। अब उस सृष्टि के संग जब मैं इंटरेक्ट करने लग गया, उसने मेरे को कुछ प्रभावित करा, मतलब मेरी हरकतों ने मुझे प्रभावित करा, मेरी अनेकों रूपों ने मुझे प्रभावित करा, तो मेरे रूप बदलते गए। ये है ऑपरेटर। अब मैं क्रिएटर नहीं हूँ, अब मैं ऑपरेटर हूँ, मैं उसके संग खेल रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ। जब मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ गया, जब मैं अपने आप को रिपीट करने लग गया और मेरी जो आइडेंटिटी वो स्ट्रॉन्ग बन गई, मैं डेवलप हो चुका, विकसित हो चुका, मैच्योर हो चुका, पूर्ण रूप से फुली मैच्योर हो चुका। तो अब क्रिएट एंड ऑपरेट, मैं ऑपरेटर होकर भी सिस्टम को रिन्यू कर पा रहा हूँ, दोबारा मॉडिफाई, दोबारा बदल पा रहा हूँ। जब मेरी इच्छा हुई तब मैं कुछ कर पा रहा हूँ, क्रिएट एंड ऑपरेट विथली एक साथ परफॉर्म कर पा रहा हूँ, तब मैंने कंट्रोलर कर आइडेंटिटी बना ली। ये 4 आइडेंटिटी जब मेरे को कंट्रोलर बन गया, जब मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो केवल एक सिस्टम है, ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ये केवल एक सिस्टम है, केवल एक फंक्शन है, ये केवल एक गेम है जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग कर चुका। और जब मैंने अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो मैंने इस गेम को ही बदल दिया। तो जब मैं गेम बदलूँगा तो उस समय मैं पहले वाले गेम से तो एग्जिट हो जाऊँगा, तो अब मैं किसी स्टेट में वापस वाउचर की स्टेट में वापस क्रिएट करूँगा, वापस ऑपरेट करूँगा, वापस कंट्रोल करूँगा। कुछ समझ में आया है? 4 फंडामेंटल ऑफ फॉर्म्स। मैं मेजरली बताना चाहता हूँ, एक इंजीनियर आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि बेसिक प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। देखो, हमें एंटरप्रेन्योर कभी भी वो नहीं कहलाता जो सक्सेसफुल है। एंटरप्रेन्योर आपको मैं बताऊँ कौन कहलाता है? एवरी सिचुएशन में जो खुद से कुछ नया लिया है, यह एंटरप्रेन्योर कहलाता है। मतलब सपोज करो 50 साल पहले जाती है, लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं पता थी, तो लोग जो कलाएँ जानते थे, आर्ट्स जानते थे, उनसे अपना व्यापन करते थे 50 के 50 साल पहले, 100 साल पहले। बाद में लोग कमर्शियल हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो लोग जो वर्किंग करते थे, प्लेटफॉर्म करते थे, इंडस्ट्री और द्वारा जो चीज़ें विनिर्माण करते थे, पहले लोग प्राइमरी यूज़ करते थे चीज़ों को, बाद में इंडस्ट्रियल लेवल डेवलपमेंट हुआ। तो जब इंडस्ट्रियल लेवल डेवलपमेंट हुआ तो वर्कर्स द्वारा कई चीज़ों का इनोवेशन हुआ, ये कमर्शियल बन गया। कॉमर्शियल बहुत हो गया, व्यापार करना, वाणिज्यिक वो करना। वाणिज्यिक का मतलब, वाणिज्यिक तो मतलब शायद वो होती है कि पत्तियों का वो करना, नहीं वाणिज्यिक नहीं, व्यापार करना, व्यापारिक संबंध बनाना। अब व्यापार के बाद आ गया विकसित रूप, इंजीनियरिंग, साइंटिस्ट। अब चीज़ें प्रैक्टिकली, जो पहले सुझाव थे, पहले रुझाव थे, धीरे धीरे अब वो ज़मीनों को उतरने लग गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अब इंसानों की जगह तकनीकों का इस्तेमाल होने लग गया, मशीनों का इस्तेमाल होने लग गया, मेथड्स का इस्तेमाल होने लग गया। ये है रेवोल्यूशनस सिविलाइजेशन। अब जब ये सिविलाइजेशन रेवोल्यूशनस हो गई, ये टाइप 2 सिविलाइजेशन है, जहाँ पे इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। पहले इंजीनियरिंग ब्रेन में चलती थी, आर्ट्स बनाते थे, कला बनाते थे, अब मशीनों द्वारा बनाया जाता है, डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व करा जाता। अब टर्सरी सेक्टर आ गए, मशीनें बना दी, कारें बना दी, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली अप्लाई होने लगे। जब कोई 150 साल पहले था, तो जो व्यक्ति प्राइमरी मतलब कि आर्ट्स, कला अपने हाथों से सब कुछ बनाता था, उधर सबसे यूनिक वो कहलाता था जिसकी बुद्धि तार्किक होती थी, जो व्यापार करना चाहता था। आने वाले समय में सब व्यापारी हो गए, तो उस समय ब्रिलियंट वो कहलाता था जो इनोवेशन लाता था, कुछ नया लाता था, ठीक है, कुछ नया लाता था, कुछ तकनीकी मेथड लाता था। धीरे धीरे जब सभी तकनीक में बेहतर हो गए, इनोवेटिव हो गए, इंजीनियरिंग कर चुके सब इंजीनियर बन चुके, अब वो व्यक्ति आएगा जो इंजीनियरिंग नहीं करेगा, एक पॉली मैथमेटिशियन कहलाएगा। फोर्थ साइकिल आपको समझ में आनी चाहिए। ये 4 वर्ण व्यवस्था है, वर्णों का नाम बता रहा हूँ मैं, 4 वर्ण व्यवस्थाओं की। ब्राह्मण का मतलब क्या हो गया? वे इंजीनियरिंग, वे दिमाग, वे मस्तिष्क का कार्य। वैश्य का मतलब क्या हो गया? वो व्यापारी। क्षत्रिय का मतलब क्या हो गया? कर्म। शूद्र का मतलब क्या हो गया? सेवा पात्र। अब देखो समझो, हाथों से जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ सामान्य, मैं अज्ञान व्यक्ति हूँ, मूर्ख, मैं नग्न व्यक्ति हूँ, तो मैं एक शूद्र हूँ। जब मुझे कर्म करने आ गए,
चीज़ों को चलाना आ गया, ऑपरेट करना आ गया, तो मैं क्षत्रिय बन गया। जब मुझे चीज़ों को व्यापार करना आ गया तो मैं एक बनिया बन गया, वैश्य बन गया। और जब मुझे दिमाग का यूज़ करके प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स बनाने आ गई तो मैं ब्राह्मणी रूप धारण कर लिया, है ना। अब ब्राह्मण के बाद वापस कौन सा रूप आएगा? डेवलपमेंट होगी। ब्राह्मण अंतिम रूप होता है। अंतिम रूप का मतलब यह है, इसका विनाश होता है, केवल और केवल विनाश। क्यों? ये घमंडी होता है, अहंकारी होता है, लालची होता है, समस्त मानवीय प्रभाव रखता है, इसलिए ये देव्य नहीं कहलाता, ये निचले पद का कहलाता है ब्राह्मण। क्यों ब्राह्मण निचले पद का कहलाता है? वास्तविक रूप में निचले पद का इसलिए कहलाता है ब्राह्मण क्योंकि इनके अंदर आप पाओगे ये स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं। प्राकृतिक रूप से, प्रकृति के तरफ से ब्राह्मण निचला पद कहलाता है। मानव के रूप से या किसी भी प्रत्येक अलग पैरामीटर से, मतलब पैरामीटर नहीं कहूँगा मैं, पैरामीटर तो होता है किसी संबोधित चीज़ से, मैं व्यक्तित्व की बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति जितने नियमों का पालन करता है तो सिस्टम के लिए, ओवरऑल सिस्टम के लिए, अगर आउटर साइड से देखा जाए तो ये फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनर साइड से देखा जाए तो ये गुड स्टेटमेंट है। मैंने कहा था ना 1 और 0 का डायमेंशन नहीं चलता है। कंप्यूटर के अंदर 1 क्या है कि करंट जा रहा है, और 0 क्या है, करंट नहीं जा रहा है। और डायमेंशनली अगर कंप्यूटर के बाहर देखा जाए तो करंट जब जा रहा है तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, 0 है, और करंट नहीं जा रहा है मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है 1 है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी तो ऐसे होता है। अगर हम विधाता की नज़रों से देखें तो ब्राह्मण जो है सबसे निचला पद है। क्यों? दिमागी जिसका भी चीज़ों का विकास पूर्ण रूप से हो गया, आप वो समझो अपने विनाश की तरफ है। क्यों? जिम्मेदारियाँ एक हद तक अपना सकते हो आप। यूँ समझो, आप जितना विकास करते रहोगे, जितनी ताकत पाओगे, तो ताकत के संग एक चीज़ और आती है, उसकी एंटी जिम्मेदारी। उसको मैनेज करना, उसको व्यवस्थित रखना। एक सिस्टम को व्यवस्थाएं कहते हैं। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के साथ साथ सिस्टम को क्रिएट तो कर दिया, क्रिएट के संग ऑपरेट करना आना चाहिए। समय के संग ऑपरेटर का बिना विकास इतना बढ़ जाता है, विस्तार इतना बढ़ जाता है कि उसको ऑपरेट करना ही मुश्किल हो जाता है। एक सिस्टम को ऑपरेट करना ही मुश्किल हो जाता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है तो अब सब चीज़ों को ऑपरेट नहीं करा जा सकता, तो चीज़ें अपने यहाँ विनाश होती चली जाती है। जो ज़रूरत की होती है वो रह जाती है, और जो ज़रूरत की नहीं होती वो सब विनाश होती चली जाती है अपना। इसलिए कहते हैं विकास के बाद विनाश। विकास किन चीज़ों का हो गया? जिनका पूर्णतः विकास हो चुका। अब जो पूर्णतः होगी, देखो ऑपरेट का मतलब ये है, क्रिएट के टाइम पे पूर्ण रूप से आपको विकसित नहीं बनाया गया था। क्रिएट के टाइम पे सिर्फ इतना बनाया गया था कि आप चल सको। अब ऑपरेटिंग वही टाइम लिमिट थी कि ये फंक्शन कब अपने आप डिलीट हो जाएगा, या कब ये फंक्शन अपने आप अपना पूर्ण विकसित होकर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एक प्रक्रिया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण मैच्योर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूर्ण मैच्योर का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो इसकी प्रक्रिया समझो कि वो अपने आप अपनी मृत्यु को पा लेता है, क्योंकि अब जीवन समाप्त हो चुका है। तो समाप्ति शुरुआत में ही तय हो जाती है कि आपकी मृत्यु कब होगी। और यह हकीकत है कि कोई चीज़ जब पूर्ण विकसित हो जाती है, पूर्ण ज्ञान पा लेती है, तो वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है। आत्मा का अंत भी ऐसे ही होता है, अंतर रूपी में। ठीक है, बाहरी रूपी में आत्मा कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे सृष्टि एग्जिस्ट करती है, पहचान एग्जिस्ट करती है, मन एग्जिस्ट करता है। और मन का विनाश तो हर पल होता रहता है, आपको पता ही है। तो मेजरली मैं बात क्या करना चाहता हूँ? मेजरली मैं ये बात करना चाहता हूँ कि लोग ध्यान देते हैं फाइनेंस ग्रोथ ऑफ फाइनेंस में। मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस पे ध्यान दो। रहोगे स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस में, आप ये ध्यान रखना है मुझे अभी क्या करना है प्रेजेंट पे, मुझे फ्यूचर नहीं देखना, मुझे इंजीनियरिंग नहीं सीखनी हाईली, मुझे बेसिक सीखना है, क्योंकि मैं खुद से सेल्फ डेवलप करूँगा। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, टिकटॉक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सारी चीज़ें चलाते हैं। मैं चलाता हूँ? नहीं चलाता। वाई? मैं इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी होता ही नहीं, देव्य तत्वों का लालच इतनी जल्दी करता ही नहीं। करता हूँ तो फिर बाद में अकल आ जाती तुरंत ही। अकल सही समय पे सही टाइम पे आती है, और सही निर्णय लेने से आती है। कहलाती भी निर्णय लेने से ही है, सही समय पर। तो सूझबूझ तो मेरी मुझे मानवीय तत्वों में फंसाएगी, पर अकल सूझबूझ के बाद आएगी, जो मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने से आएगी, या सही सोचने से आएगी।
अब सोच और समझ तो आपको इन्फ्लुएंस करती है, सूझबूझ इसे कहते हैं, सोच समझ को, ठीक है। अगर कोई मैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में हूँ, वो अपने आप को कहेगा सिगरेट पीने वाला ही महान है, तो मैं सिगरेट पीना चालू कर दूँ। कोई मुझे कहेगा इंजीनियरिंग ही करना सब कुछ महान है, तो मैं इंजीनियरिंग करना चालू कर दूँ। ये हमारे रोल्स है एवरी टाइम। आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को, एवरी टाइम एवरी सिचुएशन को आपको कोई ना कोई रोल प्ले करना होगा। अब आप कौन सा रोल प्ले करना चाहते हो? यदि जहाँ अत्यधिकता बढ़ने लग जाती है, वहाँ समझ जाओ अपने आप ही विनाश के कारक पनपने लग जाते हैं। समझ जाओ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंपटीशन एक गंदी बीमारी है, पता है क्यों? कंपटीशन से चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है फर्स्ट ऑफली, और कंपटीशन से चीज़ें आपस में डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। पर कंपटीशन में एक और चीज़ है, कंपटीशन से लोगों का फ़ायदा होता है, कंपनियों का नुकसान होता है, पर कंपनियां स्थिर भी चलती है। कंपटीशन कुछ नहीं है, कंपटीशन है मैं उससे आगे निकलना, और ये कभी समाप्त नहीं होता। यही टेक्नोलॉजी है। दुनिया इंजीनियरिंग की तरफ इसलिए रुझान रखती है क्योंकि वो कहती है परिवर्तन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उन्हें ये नहीं पता होती कि कहने वाले ने कहा था परिवर्तन कहाँ इम्पोर्टेंट है, वहाँ करो, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ करो। हर जगह परिवर्तन करते रहोगे तो ज़िंदगी भर दुखी रहोगे, और ये रियलिटी है। व्हाट इज़ फाइनेंस, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। देखो लव, मैं यूँ कहना चाहता हूँ, दुनिया है एम्प्लॉयज टाइप स्पीसीज, मतलब स्पेशलिस्ट। ये ह्यूमन है इसलिए स्पेशलिस्ट है, और स्पेशलिस्ट कोई बड़ी कैटेगरी नहीं है। स्पेशलिस्ट बस ये है टाइम के साथ धीरे धीरे चीज़ें एक्सपर्ट में बन जाती है, मतलब बढ़िया परफेक्ट होती चली जाती है, और यही एक्सपर्टीज़ स्पेशलिस्ट का निर्माण करती है। तुम एक पॉली मैथमेटिशियन हो तो हमेशा ध्यान रखो तुम एक कोई इंजीनियर नहीं हो, तुम एक इन्वेंटर हो। दुनिया इंजीनियर बनना चाहती है, बट मैं कहता हूँ तुम इन्वेंटर बनो। यही रियलिटी है। दुनिया चूतिया बनाएगी क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है, और इन्फ्लुएंस का मतलब कुछ नहीं है, एवरी इंटरेक्शन टू अनदर पर्सन। और इस सामाजिक विज्ञान में आता ही आता है। अधिकतर वैज्ञानिक केवल ऑब्जर्व करते रहते हैं, और सामाजिक विज्ञान कभी जीते ही नहीं, इसलिए उन्हें कभी ये चीज़ें पता नहीं होती। पर तुम दोनों का अध्ययन करते हो, एक सोशल साइंस और एक साइंस, इसलिए तुम्हें फॉर्मल साइंस पता है, अतः असली गणित पता है कि हम कौन है। एक पॉली मैथमेटिशियन हम कौन है, एक ओनर, मैनेजर, बॉस। इसलिए तुम मैनेजमेंट ऑफ मनी में ध्यान देते हो, ना कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी में। 3 तरीके के बंदों के बारे में जानो कि मैं फर्स्ट कैटेगरी में कैसे आता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्यों रखा मैंने इसको, क्योंकि मेरे परसेप्शन से इसलिए फर्स्ट रखा, वरना मैं इसे थर्ड कैटेगरी कहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे थर्ड कैटेगरी कहता हूँ। फर्स्ट पर्सन कौन से हो गए, नॉर्मल ह्यूमन, और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन कौन से हो गए, डेवलपर पर्सन, जो कि बहुत संपन्न होते हैं, और थर्ड पर्सन जैसे कि मैं, ठीक है, मेरे जैसे नमूने। तो मेजरली अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बता दूँ। पहले एक एग्जांपल देखो, मैं बार बार मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, कुछ भी बोल रहा हूँ, और मेरी जीभ सूख रही होती है और थक रहा होता हूँ, ठीक है ना। और मेरे अंदर की जो बातें होती है, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो मुझे बताना पड़ेगा। ये गिलास है, इस गिलास में एक गिलास पानी है। मैंने खुद से सोचा मैं इस गिलास को स्विप करके पीऊँगा, और धीरे 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 मैं अब जो बोलूँगा वो क्लियरली बोलूँगा। हाँ, तो मैं यूँ कह रहा था, अब इसमें क्या रखा है, इसमें कुछ नहीं करा। ये क्या पानी मेरा गला सुखा रहा है? नहीं, मेरे माइंड को एक फेवर दे रहा है कि देखो ये पानी एक अमृत है, इसको मान लो अमृत, और अब मेरी बॉडी ये अमृत देता है। यही से कैटेगरी आती है थर्ड कैटेगरी में। और सेकंड कैटेगरी में अंतर ये होता है, नॉर्मल कैटेगरी वाली की मैं इसलिए बात नहीं करूँगा, वो हर कोई है, मैं भी हूँ, आप भी हो, सब कुछ चीज़ होता है। मैं थोड़ी विशेष कैटेगरी के बारे में बात करूँगा, सेकंड और थर्ड कैटेगरी बारे में। सेकंड और थर्ड कैटेगरी में ये हो गया, और एवरी टाइम हम पे तीनों कैटेगरी आती रहती है। सेकंड कैटेगरी जो संपन्न है, कहता है पानी से हमारी डिहाइड्रेट होती है। मैं कहता हूँ बाहर में जाते रह लो, मैं इसको केवल पानी क्या, मैं अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ ना, तो केवल इसलिए पढ़ो क्योंकि अपने दिमाग को ये लगा रहा हो कि अमृत है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम विजुअलाइज करते हैं। अब समझो, हर व्यक्ति अपनी फील्ड को स्पेशलिस्ट कहेगा, और कहेगा परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट बनाओ, परफेक्ट बनाओ, इंजीनियरिंग सीखो, इंजीनियरिंग की वैल्यू है। तो समझो वो इन्फ्लुएंस कर रहा है।
क्योंकि आपको एंड टू एंड समझना है, आपको उसकी फ़िलोसफी में नहीं बहना, आपको उसकी इंटायर साइकोलॉजी समझनी है। मैंने पहले भी बताया इंटायर साइकोलॉजी और फिलोसफी में क्या अंतर होता है। आपको देखना है कि ये बेचारा यूँ सोचा है इसकी फील्ड इन्फिनाइट है, मतलब इसकी फील्ड परफेक्ट है, इसकी फील्ड सक्सेसफुल है, इसकी फील्ड सब कुछ है, बट रियलिटी में इसकी फील्ड ही अकेली है। ये है इंटायर साइकोलॉजी। इंटायर साइकोलॉजी का मतलब मेरा एक लॉ जो हर जगह कॉमन वो होता है कि हर व्यक्ति यूँ सोचता है मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सबसे बढ़िया है। समझो इसका जॉब ही एक पर्टिकुलर जॉब है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ हमने इंटायर साइकोलॉजी समझ ली। यहाँ सब लोग सीक्रेट पी रहे हैं, तो मैं भी सीक्रेट पीने पर लग जाऊँ जरूरी नहीं। इंटायर साइकोलॉजी कहती है इन्फ्लुएंस ना हो। फिलोसफी एवरी सर्कमस्टेंस के हिसाब से चेंज होती रहेगी। हर कोई कहेगा मेरी फ़िलोसफी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी फ़िलोसफी सत्य है, पर वास्तविक में आप भी जानते हो सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो दिखती है, जो अत्यधिक लोग मानते हैं वही सत्य बन जाता है। अर्थात इंटायर साइकोलॉजी क्या है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, केवल मैं ही रियलिटी हूँ। सेल्फ जो मैं मेड करूँगा वही रियलिटी है। यदि मुझे आर्ट करने नहीं आते, मुझे कॉम्प्लेक्स करना नहीं आता, तो मैं उस चीज़ के लिए बना ही नहीं, स्वीकार कर लिया। ये मेरी इंटायर साइकोलॉजी कि भाड़ में जाए, मुझे कोई कितना भी सिखाता जाए मैं नहीं सीख रहा, मैं खुद से सीखूँगा। और सामाजिक विज्ञान क्या कहलाता है, यही विज्ञान कहलाता है कि जब हम अलग अलग लोगों की, हमें ये जानना है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर विज्ञान को नहीं जानना, हमें विभिन्न लोगों के विज्ञान को जानना है, और वहाँ पे हमें विभिन्नताएँ पाएगी ही पाएगी। हमें ये समझ में आएगा ही आएगा कि हर कोई अपनी फील्ड को वो करता है, तो ये अनुभव होता है धीरे धीरे। ये सामाजिक विज्ञान में आता है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में क्या है, ऑब्जर्व कर रहे हो तुम अलग अलग व्यक्तियों को, ठीक है ना, तो उनकी अलग अलग फिलोसफीज़ को तुम अध्ययन कर रहे हो, ये विज्ञान कहलाता है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। विभिन्नताएँ सामाजिक विज्ञान में होती है, विज्ञान में विभिन्नताएँ नहीं होती, ठीक है। सामाजिक विज्ञान थोड़ा डार्क होता है, काला रंग का होता है, क्योंकि मिसवेरिएबल ज़्यादा होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है गंदगी आप हो तो गंदगी हर एक एलिमेंट कहलाता है। एवरी एलिमेंट इज गंदगी जब वो अत्यधिक होता चला जाता है। एक काला नाला काला क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें कई सारे मिश्रण हो जाते हैं। तो मैनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इस कौन सा कलर के देगा, ब्लैक कलर देगा। और मैनी टाइप ऑफ मिक्सचर अगर ब्लैक कलर देता है तो डेट मीन डार्क चीज़ क्या कहलाएगी, मैनी टाइप ऑफ मिक्सचर से बना हुआ। अगर सिंगल मिक्सचर की बात करें, एक पर्टिकुलर 2 कंपोनेंट की बात मिक्सचर करें, तो ये प्योर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। प्योर मतलब इम्प्योर नहीं कहलाएगी। धीरे धीरे जब प्योर चीज़ें आपस में मिलने लग जाती है तो इम्प्योरेशन बनाती है, बिकॉज दिस इज़ द रूल ऑफ सॉलिडेशन। अभी सॉलिडेशन रूल क्या है, सॉलिडेशन का रूल ये है कि जब भी चीज़ें बनती है तो कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, कनेक्टेड होती चली जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंप्रेस होती चली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती चली जाती है, और रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें डार्क शेड कलर देता है। दिस इज द ब्लैक डायमेंशन ऑफ थ्योरी, ठीक है। चेंजेबल साइड में कहता हूँ। अब देखो ब्रेन माइंड ये है तीसरी कैटेगरी वाले पर्सन। हाँ जी, मैं एक पॉली मैथमेटिशियन हूँ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। पॉली मैथमेटिशियन कौन कहलाते हैं, एक नालायक कहलाते हैं। क्या पॉली मैथमेटिशियन कई विषयों का अध्ययन करते हैं, हाँ जी, पर क्या वो कई विषयों में मास्टर होते हैं, एक का भी नहीं होता। जर्नलिस्ट कहलाते हैं ससुरे। हाँ जी, मैं एक पॉली मैथमेटिशियन हूँ। वाई, बिकॉज मैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों का अध्ययन करके फॉर्मल विज्ञान जान चुका हूँ, अतः असली गणितज्ञ हूँ, कोई सामान्य हलवा नहीं, ठीक है। 1 कप ऑफ वाटर एनर्जी दे सकता है अगर आपने सोच लिया, योर थिंक। और जब कोई व्यक्ति इसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा कि मन से सब कुछ करवा सकते, मन से सब कुछ करा सकते, तो वही मैं कहूँगा केवल मन से सब कुछ नहीं करा सकता। मतलब एवरी टाइम मैं चीज़ों को ब्रेक कर देता हूँ और लिंक कर देता हूँ। ठीक, मुझे पता है लिंक और ब्रेक एक सर्कमस्टेंस में होती है, और सर्कमस्टेंस में एवरी टाइप ऑफ वे चेंज होगा। इंजीनियरिंग बनी कैसे है, लोग सोचते इंजीनियरिंग टूल चलाना, ये सारी चीज़ें करना, ये कंप्यूटर चलाना, या कंप्यूटर के लॉजिक को बताना, ये उसके पीछे क्या प्रोग्रेशन है। आप ये समझो, अगर किसी ने कहा ना कि कंप्यूटर अगर ऑन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, बायोस से हो रहा है, बूटिक से हो रहा है, चलो शब्द नहीं पता। अगर किसी ने कहा ना डेटा कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, चलो शब्द नहीं पता मुझे इन्फॉर्मेशन, तो मैं कह सकता हूँ डेटा इज़ द यूनिट ऑफ फैक्ट्स। इतना दिमाग है तुम पे? क्या मैं कह सकता हूँ डेटा एक क्या है, एक स्टोरिंग मेमोरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इतना दिमाग है आप पे? डेटा क्या है, एवरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डेटा क्या है, एवरी टाइप ऑफ जानकारी जो मैंने रिसीव करी है डेटा। इतने टाइप के बेस से बता सकता हूँ, एक इंजीनियर भी नहीं बता सकता, ये पॉली मैथमेटिशियन बता सकता है। क्या इतने दिमाग है? क्या आप इंटायर साइकोलॉजी समझ पा रहे हो किसी चीज़ की? अगर किसी ने कहा एक बायोस ऑपरेटर कैसे होता है, क्योंकि वो एवरी टाइप ऑफ बूटिक कंपोनेंट चेक करता है, चलो ये शब्द नहीं पता मुझे है, तो मैं कहूँगा कंप्यूटर ऑपरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि एवरी टाइप ऑफ रजिस्टर सर्च कर रहा है। चलो ठीक है, ये नहीं पता, किसी और लैंग्वेज में बोल रहे तो है। इंटेलिजेंस मेक करनी है मुझे, लैंग्वेज मेक नहीं करनी। लैंग्वेज तो मैं केवल अंडरस्टैंड करूँगा, द फकिंग लैंग्वेज। ऑलवेज यू अंडरस्टैंड।
हर पर्सन कहेगा आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, बेसिक्स पता होनी चाहिए, पर बेसिक्स मैं कौन से जानूँ जरूरी नहीं करती। मैटर ये करता है क्या मैं बता पा रहा हूँ। हाँ वो बात अलग है कि सामान्य व्यक्ति क्या करता है, डेटा जो मैं मेमोरी में भरवा के ला रहा हूँ, इंटरनेट वो भी डेटा। हाँ तो उसमें भी एक डायमेंशन बता सकते हो कि जो हम कोई मेमोरी में बता रहे हैं तो ये भी एक स्टोरिंग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें रिट्रीव हो रही है, ये हमें एक साधन प्राप्त कर रही है, मतलब एक रिसोर्स प्राप्त कर रही है। दिस इज कॉल्ड अ डेटा बिकॉज ये हमारे यूज़ में आ रहा है। क्या आप इतने थोड़े एडवांस लेवल पर बता सकते हो? यदि हाँ तो आप पॉली मैथमेटिशियन हो, आप एक इंजीनियर से अपर लेवल हो गए, आप सेकंड कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी में आ गए, मतलब लोवेस्ट कैटेगरी में आ गए, जिसको मैं बोलता हूँ निठल्ला नल्ला नलायक, क्योंकि ये किसी चीज़ के लायक नहीं है। बस क्या आप हो नलायक? या मुझे अपने दिमाग को देने आती फीड, इसलिए मैंने वाट रखा, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार इन्फ्लुएंस हो रहा था चीज़ों से, और जब चीज़ें प्रभावित होती है तभी चीज़ें डगमगाती हैं। डगमगाने का मतलब ये है मैं अपने बात की कुछ इंटायर साइकोलॉजी तब तक नहीं आएगी जब तक मैं फिलोसफी पढ़ जा रहा हूँ। फिलोसफी समा इंटायर साइकोलॉजी एक्टिव हो जाएगी। जब तक मैं मनी के पीछे हूँ तब तक मुझे अपना डिज़ायर, जो मेरी वांट है, जो मेरा टैलेंट है, वो कभी आगे आ ही नहीं पाएगा। वाई? बिकॉज मैं उसके पीछे पड़ा हूँ, मनी के पीछे। मनी मुझे सब कुछ। तो ये अंध चादर, पहले आंखें बंद कर लो, चादरों को गायब करो, सांस लो, रिथम नॉर्मल करो, आंखें बंद है, सांस ऊपर डाउन, कान धीरे धीरे आपका वातावरण चेंज कर देंगे, शिव रूप धारण करके। अब नया नारायण बनाना है, कुछ समझ में आ रहा है? एक नया नारायण, अब नए तरह का नाच नचाना है। जो नटराज की मूर्ति आपके तो शिव की मूर्ति, वो शिव की नहीं है, नारायण का रूप है। अतः शिव तो स्थायी है, शिव क्या है? आंखें बंद करी, नारायण पहले ही बंद कर दी, ये बाहरी नारायण तो पहले ही बंद कर दिया, बाहरी चीज़ों से कनेक्शन बंद। अब आंतरिक और मध्य, मध्य का क्या है? नाक, इसे स्टेबल कर लिया, एक रिथम में चला लिया नॉर्मली। अब इसके जैसी रिथम में आई तो ये आंतरिक चीज़ें आंतरिक हो गई। मुख मेरा पूर्ण रूप से शांत हो गया, चीज़ों से मैं डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, निंद्रा की अवस्था में आ चुका हूँ, आर्ध निंद्रा की अवस्था में। कौन मैं? शिव। अब नए तरीके का नाच, नए तरीके की प्रकटन क्रियाएँ चलेगी। कौन हूँ मैं? हु आई एम एंड हु आर यू? आई एम द कौन? हाँ जी, एवरी टाइम सर्कमस्टेंस में आता हूँ, एवरी टाइम फील्ड में आता हूँ, मुझसे बड़ा महारथी, मुझसे बड़ा परम सप्तऋषि। परम क्यों हूँ मैं? वाई आई एम द परम, परम लगाता हूँ मैं अपने, मतलब मेरे पीछे परम लगता है। वाई? बिकॉज मैं पूर्ण कभी नहीं होता, मैं निरंतर हूँ, मेरी वास्तविक पहचान ही पूर्ण निरंतर है, अतः मैं हमेशा बदलता रहता हूँ। मैं नालायक हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उस व्यक्ति की भांति भी देखता हूँ जो व्यक्ति गरीब है, मैं उस व्यक्ति की भांति भी देखता हूँ जो व्यक्ति संपन्न है, और जो व्यक्ति कुछ नहीं है, मध्य है, उस व्यक्ति की भांति भी देखता हूँ। तीनों के भांति रख के मैं चौ रूप में अध्ययन करता हूँ कि हाँ, जब मैं संपन्न व्यक्ति हूँ, स्वर्गवासी हूँ, तो मैं आनंद कर रहा हूँ लोगों का और मज़े ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। तो बाहरी रूप से अहिंसा, आंतरिक रूप से हिंसा। जब मैं नरकवासी हूँ, जब मेरे संग हनन हो रहा है, मतलब मेरे संग गलत हो रहा है, तो मैं बाहरी रूप से हिंसकवादी और आंतरिक रूप से अहिंसकवादी, कि सच्चाई का वो पक्ष ले रहा हूँ, ठीक है, सत्य का पक्ष ले रहा हूँ, अच्छा कह रहा हूँ, वो कहता हूँ कि दुनिया अच्छी होनी चाहिए। जब मैं स्वर्गवासी था तो दुनिया बुरी क्या होनी चाहिए, मेरे अनुसार होनी चाहिए, स्वार्थी था। यहाँ में नियतवान था, और मध्य कर्म भूमि में मैं दोनों के पक्षों को स्वीकृति देता हूँ कि जो चल रहा है वही सत्य है, और यहाँ मैं मानवीय तत्व दिखाता हूँ। और इन तीनों से विभिन्न होकर ईश्वरीय तत्व अर्थात तीनों का अध्ययन करके कुछ चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज़ जहाँ के लिए उसको उसी तरीके से प्रक्रिया दो, प्रकटन क्रियाएँ दो, और यहीं से मैं लो बनाता हूँ। जो व्यक्ति कह रहा है कि स्वर्गवासी बढ़िया है, उसको नर्क का ज्ञान दो, मतलब नर्क में फेंक दो। जो व्यक्ति कह रहा है नर्कवासियों के संग गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको स्वर्गवासी भेज दो, स्वर्ग में भेज दो। और जो व्यक्ति कह रहा है नर्कवासियों के संग अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, तो उसको नर्क में ही भेज दो। और जो व्यक्ति कह रहा है स्वर्गवासी अच्छा कर रहे हैं, तो उसको भी नर्क में ही भेज दो। अनेकों रूपों से केवल एक ही नियम पे मैं लागू कर रहा हूँ कि
जब तुम तीनों रूपों को देखने लग जाओ, तीनों सर्कमस्टेंस को देखने लग जाओ और उसके अलग होकर चिंतन करो क्या सही हो क्या गलत है। मेरे को वो व्यक्ति सबसे गंदा लगता है जो हनन करने के बाद यूँ सोचता है आई एम द सुपीरियर, आई एम द गॉड। मुझे वो व्यक्ति बेकार लगता है जो देविल होकर यूँ कहता है सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मुझे मध्य का व्यक्ति अच्छा लगता है जो ये चिंतन करता है क्या सही हो क्या गलत है, सही समय पे क्या सही है और क्या सही समय पे क्या गलत समय पे क्या गलत है, जो नियमों को नियमों के अनुसार रखता है, जो प्रकृति को प्रकृति के अनुसार रखता है, वही वास्तविकता है। और जो नहीं रखता वो निरंतर है, जो कि मैं पनपता रहता हूँ एवरी टाइम ऑफ एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस में, एवरी टाइम ऑफ एवरी टाइप ऑफ सर्कमस्टेंस में। वापस दोहरा दिया सेंटेंस, गलत नहीं है। क्या मेरे अंदर अलग आत्मा आ गई? नहीं, मेरा फ्रंटल लोब और प्री फ्रंटल लोब ने ये कैच कर लिया, पानी पिया और ब्रेन के फंक्शन एक्टिवली वर्क करने लग गए। और यही क्या है इन्फ्लुएंस ऑफ मैटर, कैसे मैटर को इन्फ्लुएंस कर देता है, कैसे ब्रेन को भी इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। दिस इज अ साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल ब्रेन ऑपरेशंस। मैं वो बच्चा हूँ, मैं वो थर्ड कैटेगरी हूँ जो कॉलेज में ना जाके प्रोफेसरों से भी बड़े काम कर रहा है, जो फिलोसोफर ना होकर भी फिलोसफीज लिख रहा है, जो यूनिवर्सिटीज़ ना जाकर भी घर बैठे अपने समाज को ही यूनिवर्सिटी बना रखी है। मैं सेल्फ रीड करता हूँ, सेल्फ पढ़ता हूँ और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंस को, ना कि ग्रोथफुल ऑफ इन्वायरमेंट फाइनेंस को। हाँ जी, फाइनेंस आपको कुछ नहीं, इन्वायरमेंट ही खिलाता है। जितना गुड इन्वायरमेंट उतना फाइनेंस बेटर। या जी, अगर आपको फाइनेंस बेटर करना तो अपना इन्वायरमेंट एवरी टाइम चेंज करो, यही फाइनेंस खिलाता है। हाँ, इन्वायरमेंट इज कॉल्ड फाइनेंस, यही वीडियो का नाम है।